नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, आज हम लोग भारत का भूगोल से संबंधित एक मैराथन क्लास देखेंगे और यहाँ पर हम करीब करीब 350 प्रश्नों को इसी एक वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से आपका जो है भारत का भूगोल से संबंधित सभी टॉपिक को यहाँ पर टच करेंगे और सभी टॉपिक से प्रश्नों को यहाँ पर उठाएंगे। और इस मैराथन वीडियो की एक खास बात यह रहेगी कि यहाँ पर हम क्वेश्चन तो देखेंगे ही, साथ में उसकी व्याख्या भी साथ में ही देखते चलेंगे। तो वह सभी साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह जो है अपने साथ में एक नोटबुक ले लें और वहाँ पर वो कुछ पॉइंट्स को जो है वह नोट करते हुए साथ में चलेंगे। तो इसी एक वीडियो से आपके भारत का भूगोल का पूरा रिवीजन जो है हो जाएगा। तो आइए साथियों, हम शुरुआत करेंगे हनुमान जी का नाम लेकर, जय बजरंगबली। और हम साथियों शुरुआत करेंगे यहाँ पर भारत के भूगोल का मैराथन क्लास। तो प्रभु हमें इतना शक्ति दें कि हम सभी जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और इस वीडियो में हम करीब करीब 350 से अधिक प्रश्नों को जो है कवर करेंगे। तो आइए साथियों, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो जो पहला सब टॉपिक है, यानी कि ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की भौगोलिक स्थिति, उससे हम प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो आइए साथियों शुरुआत करेंगे। प्रश्न नंबर 1 कि भारतीय मानक मध्याह्न रेखा क्या है? 82.5 डिग्री वेस्ट, 82.5 डिग्री साउथ, ईस्ट और नॉर्थ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी, यानी कि भारतीय मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट को कहा जाता है। व्याख्या देखेंगे कि भारत का मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर है, जो कि ग्रीनविच रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट जो है यह आगे है। भारतीय मानक मध्याह्न रेखा भारत के 5 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। और जो सर्वाधिक टाइम जोन है दोस्तों वह फ्रांस में है 12, और जबकि दूसरे स्थान पर रूस आता है जिसके पास टाइम जोन 11 है। तो साथियों यह कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि फ्रांस जो है रूस की अपेक्षा क्षेत्रफल में छोटी कंट्री है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सर्वाधिक टाइम जोन है वह फ्रांस में है, न कि रूस में। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? औरंगाबाद, लखनऊ, प्रयागराज और हैदराबाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी, यानी कि प्रयागराज से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। भारत का मानक समय प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और इस रेखा को माना गया है, जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे दोस्तों कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उड़ीसा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आप सभी साथी भी जो है उत्तर देंगे। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर होगा वह विकल्प बी, यानी कि राजस्थान से कर्क रेखा जो है वह गुजरती है। अब पूरा व्याख्या देखेंगे कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः यह भारत के 8 राज्यों यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी आप सभी जानते होंगे कि मित्र पर गमछा झार होता है। तो आप इसको 5-6 बार, 7-8 बार लगातार बोलेंगे तब भी आपको यह याद हो जाएगा। यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यह जो है 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत की सर्वाधिक उत्तरी अक्षांश है, यानी कि हमको यहाँ पर जो सर्वाधिक उत्तरी अक्षांश कितने डिग्री तक है यह बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जो है वह सर्वाधिक उत्तरी स्थान है भारत का। अब पूरा हम व्याख्या देखेंगे कि भारत जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि 84 यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और
68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो साथियों, इसको याद करने का एक तरीका यह होता है कि आप इसे एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं, जैसे 84 376 687 और 97 25। इस तरह से आप जो है याद कर सकते हैं। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम लंबाई यानी अधिकतम चौड़ाई जो है वह 2933 किलोमीटर है। इसकी मुख्य भूमि की सीमाओं की लंबाई लगभग 15200 किलोमीटर है एवं मुख्य भूमि के तट रेखा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है और जम्मू कश्मीर वर्तमान में लद्दाख भारत का सर्वाधिक उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट पर अवस्थित है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक जो ट्विस्ट है वह यह कि मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जबकि अगर जो द्वीप हैं उनको भी ले लिया जाए तो उनके भी जो तट है उनकी सीमा के साथ जो है यह टोटल जो है 7516 किलोमीटर हो जाता है। अब देखेंगे दोस्तों भारत के सीमावर्ती देश, यानी कि अब प्रश्न नंबर 5 हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं भारत से नहीं लगती हैं? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश और ईरान। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि ईरान की सीमाएं जो है भारत से नहीं लगती हैं। भारत के पड़ोसी देशों जो कि भूमि और समुद्री सीमा को साझा करते हैं निम्न है, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका है, जबकि ईरान की सीमा भारत से नहीं लगती है। तो यहाँ पर पड़ोसी देश से मतलब कि वो देश जो लैंड बाउंड्री तो साझा करते हैं लेकिन जो पानी में भी यानी कि जो समुद्र में से भी साझा करते हैं वह सभी देश जो है नेपाल है, म्यांमार है और बांग्लादेश है, परंतु ईरान का जो है वह भारत के पड़ोसी देश के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सिक्किम जो राज्य है वह म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। सिक्किम म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। सिक्किम भूटान, चीन तथा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत के 4 राज्य यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है वह म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। भारत दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति रखता है और इसकी उत्तर पूर्व की सीमाएं जिन देशों से लगती हैं वे हैं, तो यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों, नेपाल और अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा इराक, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान और भूटान तथा नेपाल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि भूटान और नेपाल से साझा करता है। व्याख्या देखेंगे कि भारत जो है दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति रखता है। इसकी उत्तर पूर्वी सीमाएं भूटान तथा नेपाल से लगती हैं और भारत के पड़ोसी जो देश हैं स्थलीय सीमा बनाने वाले उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 687 यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर 8 देखेंगे जो भारत का प्राकृतिक विभाजन यानी कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया से। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8 की प्रायद्वीपीय पठार में उच्चतम चोटी कौन सी है? शिवराय की पहाड़ियाँ, अन्नामुड़ी, दोदा बेटा और महेंद्रगिरी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि अनाईमुड़ी जो है वह प्रायद्वीपीय पठार में उच्चतम चोटी है। अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय पठार में उच्चतम चोटी है। जो अनाईमुड़ी 2695 मीटर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो केरल व तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर स्थित चोटी है। भारत का
भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची पहाड़ियों तथा उत्तर पूर्व में शिलांग एवं कार्बा एंगलोंग पठार तक है। अब साथियों प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि सह्याद्री को किस रूप में संज्ञायित किया जाता है, यानी कि इसका एक और नाम जो है पॉपुलर नाम वह क्या है। ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट, अरावली, पश्चिमी घाट और हिमालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री का पॉपुलर नाम है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को सह्याद्री के रूप में जाना जाता है। पश्चिम घाट क्षेत्र ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक फैला है और यह भारतीय राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। भोर घाट पश्चिमी घाट श्रेणी के सह्याद्री पर्वत का एक प्रमुख दर्रा है और इस दर्रे से होकर मुंबई पूना मार्ग गुजरता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि भारत में सबसे प्राचीन पर्वत है हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली। तो दोस्तों इस प्रश्न का आप सभी जो है उत्तर देंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि अरावली पर्वत जो है वह भारत में सबसे प्राचीन पर्वत है। और अभी जो है अरावली पर्वतमाला को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो आप सभी जो है अरावली पर्वतमाला से अच्छी तरह से परिचित जरूर होंगे। आइए और कुछ फैक्ट्स देखते हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि अरावली पर्वत। अब यहाँ पर जो है हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अरावली पर्वत जो है वह भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है जो भारत के पश्चिमी भाग यानी कि राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है जो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। और अरावली पर्वत श्रृंखला की अनुमानित आयु जो है वह 570 मिलियन वर्ष है। यह एक अवशिष्ट यानी कि रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है जिसकी कुल लंबाई जो है वह पालनपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ी यानी कि जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर है। और राष्ट्रपति भवन इसी रायसीना पहाड़ी पर बना है। लूनी नदी राजस्थान में इस पर्वत से निकलती है। तो साथियों यह जो है अरावली पर्वत को लेकर इतने सारे जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल का भाग नहीं है? मिजो पहाड़ी, नागा पहाड़ी, पटकई पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि जयंतिया पहाड़ी पूर्वांचल का भाग नहीं है। जयंतिया पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ियों का भाग नहीं है। पूर्वांचल श्रृंखला पूर्वोत्तर भारत में हिमालय पर्वतमाला प्रणाली का पूर्वी विस्तार है और पूर्वांचल श्रृंखला के अंतर्गत पटकाई की पहाड़ियाँ, बैरल रेंज, नागा पहाड़ियाँ, लुसाई पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ और जमुई पहाड़ियाँ शामिल है। लेकिन जयंतिया पहाड़ी जो है वह पूर्वांचल पहाड़ी का भाग नहीं है। बाकी मिजो पहाड़ी, नागा पहाड़ी, पटकाई पहाड़ी यह सभी जो है पूर्वांचल पहाड़ी का भाग हैं। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का एक भाग नहीं है जिनमें से घाटियों के आधार पर नदी गुजरती है? मेघालय हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि मेघालय जो हिमालय है वह नदी के आधार पर जो है वह हिमालय का वर्गीकरण नहीं है। मेघालय हिमालय का एक भाग नहीं है जिनमें से घाटियों के आधार पर नदी गुजरती है। पश्चिम से पूर्व तक हिमालय को नदियों के आधार पर सिडनी बुराड़ द्वारा 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि नदियों के आधार पर जो विभाजन है वह किसने किया था? तो सिडनी बुराड़ ने किया था। और कितने भागों में किया था? तो यह जो है 5 भागों में हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। तो दोस्तों आइए पूरा जो है फैक्ट को एक बार देखते हैं। तो पहला जो है वह पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के बीच में। पंजाब हिमालय किसके बीच में है? सिंधु और सतलज के। आप इसे नोट करेंगे, सिंधु और सतलज। कुमायूं हिमालय किसके बीच में है? तो यह सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है? वह कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय वह जो है काली और तिस्ता के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है? वह नेपाल हिमालय पड़ता है। असम हिमालय तिस्ता और दिहांग के। और पूर्वांचल हिमालय जो है वह दिहांग नदी के आगे तक। तो इस तरह से 5 जो हिमालय है उनका वर्गीकरण सिडनी बुराड़ के द्वारा किया गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। भारत में गारो हिल्स पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मेघालय में। गारो पहाड़ियाँ भारत के मेघालय राज्य में स्थित हैं और छोटे पहाड़ों की यह एक श्रृंखला है और मेघालय की राजधानी शिलांग इसी पहाड़ी पर स्थित है। और नोकरेक चोटी गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी लंबाई 1412 मीटर है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो नोकरेक चोटी है वह गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी और जिसकी ऊंचाई 1412 मीटर है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि सियाचिन हिमनद स्थित है कहाँ पर। अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगित के उत्तर में और नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि नुब्रा घाटी के उत्तर में। सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है और यह ट्रांस हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे कि कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है। अरावली, हिमालय, पूर्वी घाट और विंध्याचल श्रेणी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि हिमालय जो है सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। निम्नलिखित में से हिमालय पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है। इसका निर्माण जो है क्रेटेशियस काल में हुआ था, यह याद रखेंगे आप। जिसकी मुख्यतः 3 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं यानी कि बृहद हिमालय, लघु हिमालय और मध्य हिमालय व शिमालिक हिमालय। अरावली पृथ्वी पर सबसे पुराना वलित पर्वत है और यह गुजरात से दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के माध्यम से तक लगभग 800 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे कि सह्याद्री की निरंतरता में एक प्रमुख विराम है। दुद्दा बेटा, अनाईमुड़ी की चोटी, अन्नामलाई पहाड़ियाँ और पालघाट दर्रा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि पालघाट दर्रा जो है वह सह्याद्री की निरंतरता को ब्रेक करता है। सह्याद्री पर्वत श्रेणी के विस्तार का प्रमुख विराम स्थल पालघाट दर्रा है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं और यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। साथियों यहाँ पर हम भूगोल की मैराथन क्लास को देख रहे हैं, तो सभी साथी धैर्य बनाकर रखेंगे। हम प्रश्नों को एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी या बहुत ज़्यादा जो है हम वो अपना पेशेंस यहाँ पर नहीं खोएंगे। आराम से प्रश्नों को हम रटते हुए चलेंगे क्योंकि साथियों यह सारे प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार परीक्षाओं में भारत के भूगोल से यह प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों का रिवीजन उनकी व्याख्या के साथ करेंगे तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो सभी साथी धैर्य बनाकर रखेंगे और हम प्रश्नों को आराम से करते हुए यहाँ पर चलेंगे। यह एक लंबी क्लास होगी। यहाँ पर हम करीब 350 प्रश्न और उनकी व्याख्या सहित देखा जाए तो 600 से 700 जो फैक्ट हैं उनको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब अगला प्रश्न देखेंगे कि माउंट गिरनार गुजरात के किस जिले में स्थित है, यानी कि गिरनार पर्वत गुजरात के किस जिले में स्थित है। महसाना, जूनागढ़, खेड़ा और पोरबंदर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि जूनागढ़ में गिरनार पर्वत स्थित है। माउंट गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। जूनागढ़ आप नोट करेंगे, इसे जूनागढ़ जिले में है। ये पहाड़ियाँ जैनों और हिंदुओं के लिए पवित्र हैं। गिरनार का प्राचीन नाम गिरिनगर था और एशियाई सिंहों के लिए विख्यात गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान इसी पर्वत क्षेत्र में स्थित है। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि गिरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो वह जो है गुजरात के जूनागढ़ में माउंट गिरनार यानी कि गिरनार पर्वत पर ही स्थित है। अब साथियों प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि भारत के हिमालय श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है। धौलागिरी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा और कॉमेट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कंचनजंगा। तो साथियों यहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वह नेपाल में स्थित है। तो भारत में ही जो चोटी है उसको बताना है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि कंचनजंगा। अब यहाँ पर देखेंगे पूरा व्याख्या कि भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर निम्नलिखित हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। तो साथियों यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट है वह
किस देश में स्थित है? नेपाल में, और इसकी ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है। कुछ लोगों का यह मानना है कि हिमालय का लगातार जो है वो विस्तार हो रहा है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 8,850 मीटर के आसपास हो गई है, परंतु इस बुक में 8,848। K2 जिसका नाम गाडविन ऑस्टिन है, यह जो है भारत में, जिसकी ऊंचाई 8,611। कंचनजंगा भारत में, जिसकी ऊंचाई जो है 8,586। मकालू नेपाल में 8,481। धौलागिरी नेपाल में। नंगा पर्वत भारत में। नंदा देवी भारत में। और कॉमेट जो है वह भी भारत में स्थित ही हिमालय की अन्य चोटियां हैं। नामचा बरवा भी भारत में, यह भी जो है भारत में स्थित हिमालय की चोटी है। अतः स्पष्ट है कि भारत की हिमालय श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी जो है वह कंचनजंगा है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? गुरु शिखर, धूपगढ़, पंचमढ़ी और अनामुड़ी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि गुरु शिखर। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, राजस्थान में स्थित अरावली श्रेणी की उच्चतम चोटी है, और इस चोटी की आधार शैल में संगमरमर तथा ग्रेनाइट पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट डाइबोली, माउंट कोयोब, सैडल पीक और माउंट थुलियर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वह सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। और अंडमान निकोबार द्वीप में दो ज्वालामुखी भी स्थित हैं। पहला जो है वह बैरन या एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और दूसरा जो है वह नारकोंडम जो सुषुप्त ज्वालामुखी है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे दोस्तों कि जोंगसोंग चोटी स्थित है, यानी कि किस राज्य में जोंगसोंग चोटी स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि जोंगसोंग चोटी जो है वह सिक्किम में अवस्थित है। सिक्किम में अवस्थित है। अब यहाँ पर हम व्याख्या देखेंगे साथियों, तब हमको और क्लियर हो जाएगा इसके बारे में कि जोंगसोंग चोटी हिमालय के जनक खंड की चोटी है। यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है वह 7,462 मीटर है। मुख्यतः यह भारत, सिक्किम, तिब्बत, चीन एवं नेपाल की सीमा यानी कि ट्राई बॉर्डर पर स्थित है, यानी कि यह तीनों बिंदुओं का जहाँ मिलन है भारत, तिब्बत एवं नेपाल का, वहीं पर यह स्थित है। कौन सी चोटी? जोंगसोंग चोटी, और यह स्पेशली भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है, कौन सी रेंज इसकी उत्तर दिशा में है? महादेव, कैमूर पहाड़ी, सतपुड़ा और मैकाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सतपुड़ा जो है वह दक्कन का पठार के उत्तरी दिशा में अवस्थित है। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में विस्तृत है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। इसकी ऊंचाई 500 से 1000 मीटर है तथा इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ था, और इसका विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा गुजरात राज्यों में है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक विभाजन कौन सा है? उत्तरी भारत का मैदान, उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र और तटीय क्षेत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र। प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक विभाजन है, और यह लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है, और यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना भौगोलिक प्रभाग है, यानी कि भौगोलिक खंड है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पास यानी कि दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? जोजिला, रोहतांग, खैबर और नाथुला। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि नाथुला दर्रा है वह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो आइए यहाँ पर पूरा व्याख्या देखेंगे। नीचे दिए गए यहाँ पर दर्रों की ऊंचाई जो है निम्नवत है साथियों। तो यहाँ पर जो खारदुंगला दर्रा है उसकी ऊंचाई जो है 5359 मीटर है। उसके बाद नाथुला दर्रा जो है वह 4310, रोहतांग जो है 3978, और जोजिला जो है 3528, और खैबर दर्रा जो है वो 1070 मीटर ऊंचा दर्रा है।
तो यहाँ पर विकल्प में जो दिया गया है तो विकल्प के अनुसार हम कह सकते हैं कि नाथुला दर्रा जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, परंतु इससे भी ज़्यादा जो है ऊंचाई वाला दर्रा वह खारदुंगला है, परंतु दिए गए विकल्पों में जो यह नाथुला दर्रा है यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे दोस्तों कि बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्पी यानी कि बनिहाल दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का एक दर्रा है और यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और बनिहाल दर्रे के अंतर्गत ही जवाहर सुरंग स्थित है। तो यहाँ पर हमने कई सारे फैक्ट्स को देख लिया कि बनिहाल दर्रा जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और यहीं पर जवाहर सुरंग स्थित है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे कि गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तट की पट्टी जिस नाम से जानी जाती है वह है, यानी कि जो पश्चिमी घाट है वह गोवा में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तट की पट्टी को कोंकण तट के नाम से जानते हैं। भारत के पश्चिमी भाग में निम्नलिखित तट पाए जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर कोंकण तट गुजरात से गोवा तक, केनरा तट गोवा से लेकर के मैंगलोर तक और मालाबार तट जो है वह मैंगलोर से कन्याकुमारी तक जो है वह जाना जाता है। और भारत के पूर्वी भाग में निम्नलिखित तट पाए जाते हैं, यानी कि इसमें जो है पूर्वी भाग में उत्कल तट जो है वह उड़ीसा का पूर्वी तटीय मैदान को, उत्तरी सरकार तट वह जो है गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच जो क्षेत्र आता है उसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं। और कोरोमंडल तट साथियों तमिलनाडु के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहते हैं और यह जो है भारत के पूर्वी भाग का विभाजन है, उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे कि मन्नार की खाड़ी किस के नज़दीक स्थित है? तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के, अंडमान व निकोबार द्वीप के और लक्षद्वीप के। तो दोस्तों मन्नार की जो खाड़ी है वह तमिलनाडु के तट के सर्वाधिक जो है नज़दीक है। मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक उथली खाड़ी है। पाक जल संधि द्वारा यह पाक की खाड़ी से जुड़ती है और यह तमिलनाडु के तट से लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करता? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उसको आइए यहाँ पर देखते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि मेघालय जो राज्य है वह भूटान के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करता है। आइए यहाँ पर देखेंगे। भूटान देश से भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों की सीमाएं लगती हैं। अतः दिए गए विकल्पों में मेघालय राज्य भूटान देश से सीमा अपनी साझा नहीं करता। तो भूटान देश से भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है? तो वह जो है असम की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है और पश्चिम बंगाल की लगती है और सिक्किम की लगती है। ठीक है, तो आप जो है इनको याद करेंगे। भारतवर्ष के राज्यों में से कौन सा राज्य 7 बहनों यानी 7 सिस्टर्स का एक भाग नहीं है? असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पश्चिम बंगाल जो है वह 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है। आप देख सकते हैं कि यह जो है बुक है उसमें यह जो लेटेस्ट के प्रश्न 2025 में पूछे गए थे उनको भी यहाँ पर समाहित किया गया है। यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य भारत के 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनों वाले राज्यों का हिस्सा नहीं है। भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 7 सिस्टर्स यानी 7 बहन वाले राज्य के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सामान्य सीमाएं किसके साथ लगती हैं? भूटान, नेपाल, म्यांमार और चीन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि नेपाल के साथ इनकी सीमाएं लगती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल के साथ लगती हैं और नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की है जबकि सबसे छोटी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ है। और भारत और नेपाल के बीच लगभग 1751 किलोमीटर की सीमा है। तो आप इस फैक्ट को भी याद रखेंगे कि भारत और नेपाल के बीच लगभग 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है।
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है वह 308,252 भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। प्रथम स्थान पर राजस्थान 342,239 यानी कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र यानी कि 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह चौथा आता है, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में नंबर आता है। इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करता है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि मेघालय जो है वह म्यांमार के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करता है। मेघालय एक पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है जो पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। यह उत्तर और पूर्व में भारतीय राज्य असम के साथ अपनी सीमा भी साझा करता है। यह भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता, जबकि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे कि लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है कावारत्ती, लक्षकादिवे और अमिनीदीवी और मिनिकॉय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि कावारत्ती। अब दोस्तों आइए पूरा व्याख्या देखेंगे यहाँ पर कि संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 4 किलोमीटर यानी कि 120 से 270 मील दूर स्थित एक द्वीप समूह है। लक्षद्वीप जो है 36 द्वीपों का एक समूह है। तो साथियों यह एक फैक्ट है, आप इसे याद रखेंगे कि लक्षद्वीप में कुल जो है 36 द्वीप है और 36 द्वीपों का यह एक समूह है। कावरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी और प्रशासनिक मुख्यालय है। यह द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यह फैक्ट भी आप याद रखेंगे कि जो लक्षद्वीप है वह केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग कितने द्वीपों का एक समूह है? 210, 572, 100 और 36। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 द्वीपों का एक समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और दो प्रमुख द्वीप समूह यानी कि अंडमान और निकोबार से मिलकर बने इस द्वीप समूह को 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पृथक करता है, जिसके उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है और जो लक्षद्वीप है वह 36 द्वीपों का समूह है और अंडमान और निकोबार जो है वह 572 द्वीपों का एक समूह है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि 8। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बगैर विधानसभा की स्थापना की गई तथा दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप विधेयक 2019 के द्वारा दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप का विलय कर दिया गया और विलय के बाद फिर से जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। यानी कि जम्मू कश्मीर और जो है लद्दाख को अलग किया गया, परंतु दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया, इसलिए जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है अब 8 हो गई है। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि लक्षद्वीप जो है वह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का बढ़ता क्रम यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार लक्षद्वीप आता है, उसके बाद जो है चंडीगढ़ आता है, उसके बाद पुडुचेरी आता है, फिर दादरा व नगर हवेली व दमन द्वीप आता है, फिर दिल्ली आता है और उसके बाद अंडमान व निकोबार द्वीप समूह आता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वह अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो आइए इन प्रश्नों के जो विकल्प हैं उनको देखते हैं।
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उत्तर प्रदेश। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो कि भारत में किसी राज्य द्वारा स्पर्श की गई सर्वाधिक सीमा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा बिहार राज्यों एवं दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश तथा नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है साथियों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह भारत में सर्वाधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,229 वर्ग किलोमीटर, जबकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,350 वर्ग किलोमीटर तथा महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे कि भारत के केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है यह बताना है। तो यहाँ पर साथियों अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि यही जो है विकल्प सही है। तो भारत के केंद्र शासित क्षेत्रों के उनके क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में सही क्रम इस प्रकार होगा, यानी कि सबसे पहले लक्षद्वीप आएगा, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद पुदुचेरी और उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ध्यातव्य है कि लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा और तथा लद्दाख जो है वह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे साक्षर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हम एक बार देखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि लक्षद्वीप। जनगणना 2011 के अनुसार 91.85% साक्षरता दर वाला लक्षद्वीप भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, जिसकी लिटरेसी रेट 67.16% है। क्षेत्रफल की दृष्टि के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, यूपी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 4 सबसे बड़े राज्य हैं वह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है और गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे कि वर्ष 2014 में गठित भारत के 29वें राज्य का नाम बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि तेलंगाना। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर 29वां राज्य बना। हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बनाया गया और वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे कि दिल्ली एनसीआर में एनसीआर का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि एनसीआर का जो पूर्ण रूप है वह नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दिल्ली एनसीआर में एनसीआर का पूरा नाम नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई शहर शामिल हैं। एनसीआर के तहत आने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख क्षेत्र मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, शामली, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ व मुजफ्फरनगर तथा हरियाणा का फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवांडी, जिंद, नूह, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, करनाल तथा राजस्थान के क्षेत्र भरतपुर और अलवर एनसीआर में शामिल किए गए हैं। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे कि चंडीगढ़ किसकी राजधानी है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी जो है वह चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और यह पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी है। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित हैं। तो यहाँ पर यह कह सकते हैं कि चंडीगढ़ जो है एक स्पेशल जो क्षेत्र है, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। साथियों प्रश्न नंबर 45 देखेंगे कि गुजरात की राजधानी क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि गुजरात की जो राजधानी है वह गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यह महात्मा गांधी के नाम पर बनाया गया। यह गुजरात का प्रशासनिक केंद्र भी है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 7। लेकिन साथियों अब यहाँ पर जो ट्विस्ट है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो यह फैक्ट थोड़ा सा पुराना है। तो प्रश्नकाल के दौरान भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे जो निम्न है: दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन और द्वीप। परंतु वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में अगस्त 2019 में विभाजित कर दिया गया। तो देश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित प्रदेशों के निर्माण के बाद 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, परंतु दमन और द्वीप और दादरा में विलय के साथ वर्तमान में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में अब कुल 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रारंभ से शुरुआत करते हुए भारत में नवोदित राज्यों के सृजन का सही क्रम है। तो विकल्प ए यानी कि सिक्किम, गोवा, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, गोवा। तो इन राज्यों में बताना है कि किसका जो है निर्माण वर्ष कब है। तो दोस्तों आइए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम, मिजोरम और लास्ट में गोवा का जो है वह निर्माण हुआ। तो व्याख्या यहाँ पर हम देखेंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित नवोदित राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था दोस्तों वह 1953 में हुआ था। उसके बाद महाराष्ट्र व गुजरात का 1960 में, नागालैंड का 1963 में, पुडुचेरी का 1962 में, हरियाणा व चंडीगढ़ का 1966 में, हिमाचल प्रदेश का गठन जो है 1971 में, मणिपुर, त्रिपुरा व मेघालय 1972 में और सिक्किम का गठन 1975 में हुआ था। मिजोरम का 1987 में, अरुणाचल प्रदेश का 1986 में और गोवा का जो पुनर्गठन है वह 1987 में हुआ था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड जो है वह 2000 में बनाए गए थे। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना पुनर्गठन जो है वह 2014 में हुआ था। अतः उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि नवोदित राज्यों का सही क्रम जो है वह हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम और गोवा जो है यही सही क्रम में है। तो बाकी जो फैक्ट्स आप याद करेंगे 1 से 2 बार और राज्यों का जो गठन है वह जो है आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि सिक्किम से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो सिक्किम का गठन 1975 में, सन 2000 में 3 राज्यों का उदय हुआ था, यानी कि भारत देश में 3 जो है राज्य पैदा हुए थे: छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना का पुनर्गठन किया गया। अब साथियों प्रश्न नंबर 48 देखेंगे कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है पैगोंग, शोकर, लोनार और चिल्का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि चिल्का झील जो है वो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है और पैगोंग झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है जो भारत के लेह तथा चीन के तिब्बत में स्थित है। मानव निर्मित झील कोडाई कनाल झील कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि तमिलनाडु में, यानी कि कोडाईकनाल झील जो है वह तमिलनाडु में अवस्थित है। मानव निर्मित झील कोडाईकनाल झील तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाईकनाल शहर में स्थित है और इस झील को 1863 में सर्वेरी हेनरी लेविंग ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे दोस्तों कि इनमें से कौन सी लैगून झील है। पुष्कर झील, पैन्यांग, चंदूरी और कयाल झील। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कयाल झील जो केरल में स्थित है एक लैगून झील है।
समुद्र तटों के किनारे पर स्थित ऐसी उथली जल संरचना जो लवण युक्त तथा खारे पानी की झील हो लैगून कहलाती है। और चिल्का झील उड़ीसा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। केरल की कयाल झील लैगून झील का एक उदाहरण है। फुलहर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि फुलहर झील जो है वह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो साथियों यहाँ पर व्याख्या देखेंगे कि फुलहर झील जो है जिसे पंगौती फुलहर ताल या गोमत ताल भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधो टांडा के समीप स्थित एक झील है। और गोमती नदी का उद्गम जो है वह फुलहर झील से ही होता है। तो यह फैक्ट भी आप सभी साथी याद रखेंगे कि गोमती नदी का उद्गम जो है वह फुलहर झील है। हरियाणा की महत्वपूर्ण झीलें दमदमा झील, सुल्तानपुर झील, कोटला सल व बड़खल झील। छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण झीलों में सतरेंगा झील, बूढ़ापारा झील, दलपत सागर झील और गुजरात राज्य में स्थित प्रमुख झील कनकरिया झील, थोल झील, सूरसागर झील आदि हैं। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे कि अलियार, ईसापुर और कंगसाबती के नाम से जाने वाले स्थानों में क्या समानता है? तो यहाँ पर यूरेनियम निक्षेप होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, भूमिगत गुफा प्रणाली हैं और जलाशय हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि यह सभी जो है जलाशय हैं। एलियार, ईसापुर और कंगसाबती तीनों ही जलाशय हैं यानी कि वाटर रिजर्वायर हैं की दृष्टि से समान है। अलियार जलाशय तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में, ईसापुर बांध महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में तथा कंगसाबती जलाशय जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ईसापुर बांध जो है महाराष्ट्र के पैंगोंगा नदी पर स्थित है। सांभर झील किसकी उपज के लिए जानी जाती है? मछली, नमक, झींगा और स्पाइरुलिना। तो दोस्तों सांभर झील जो है वह नमक के लिए जानी जाती है। भारत में दूसरी सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है सांभर झील है जो राजस्थान में है। और सांभर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। तो साथियों इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील जो है वह राजस्थान में स्थित है। अब साथियों वाटरफॉल से हम यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 54 कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कुचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में वाराही नदी पर स्थित कुचिकल जलप्रपात है। और इस जलप्रपात की ऊंचाई जो है 455 मीटर है। कुछ अन्य जलप्रपात हैं और उनसे संबंधित राज्य और नदी। दूध सागर जलप्रपात जो है वह मांडवी नदी गोवा में, जोग जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं वह शरावती नदी पर कर्नाटक में, धुआंधार और दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। भारत का अपवाह तंत्र देखेंगे यहाँ पर। प्रश्न नंबर 55 कि सिंधु नदी तिब्बत से शुरू होती है और वह भारत के किस जिले में प्रवेश करती है? रामबन, शोपिया, लद्दाख और रेसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि लद्दाख। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या बोखर हिमालय से निकलती है। यह नदी पहले उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, फिर हिमालय पर्वत को काटकर लद्दाख में दम चौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। यह लद्दाख के 2 जिलों लेह एवं कारगिल में प्रवाहित होने के पश्चात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रवाहित होती है। और इस नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। सतलज, श्योक, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, कुर्रम, जास्कर, द्रास, गोमल तथा काबुल इसकी सहायक नदियां हैं। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे कि सिंधु नदी के पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद यह दक्षिण की ओर बहती है और अंत में यह कहाँ पहुँचती है, यानी कि इसका जो है यह नदी कहाँ खत्म होती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि अरेबियन सागर में। सिंधु नदी के पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद यह दक्षिण की ओर बहती है और अंत में अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी विश्व के सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। और इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। इसकी कुल लंबाई 3,180 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है? गंडक, जास्कर, नुब्रा और श्योक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि गंडक।
दिए गए प्रश्नों के विकल्प में गंडक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि यह गंगा की सहायक नदी है। जबकि जास्कर, नुब्रा और श्योक सिंधु नदी की सहायक नदी है। गंडक नदी को नेपाल में गंडकी या नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत तथा नेपाल के उत्तरी भाग से होकर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है और मायागढ़ी, बारी, त्रिशूला, पंचांग, सरहद, बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है? झेलम, रावी, चिनाब और ब्यास। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि झेलम। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर नगर झेलम नदी के किनारे बसा है। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित वेरीनाग झील है। किशन गंगा परियोजना झेलम नदी पर है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज सिंधु की सहायक नदियां हैं। झेलम नदी मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाकिस्तान सीमा के समानांतर प्रवाहित होती है। 59 देखेंगे दोस्तों कि निम्न में से किस नदी को पूर्वकालिक समय में वितस्ता के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र, झेलम, तीस्ता और तुंगभद्रा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि झेलम को वितस्ता के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो कश्मीर की घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित वेरीनाग नामक झील से निकलती है और पूर्वकालिक समय में इसे वितस्ता के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जो झेलम का उद्गम है वह वेरीनाग नामक झील है। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे कि हिमालय की वह पश्चिमी शरण स्थल जिसके इर्द गिर्द घूमकर सिंधु नदी पाकिस्तान के मैदानों में प्रवाहित होती है को किस नाम से जाना जाता है? तो नमचा बरवा, नंगा पर्वत, नंदा देवी और कामेत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि नंगा पर्वत। तो व्याख्या देखेंगे कि सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया की सबसे लंबी नदियों में प्रमुख है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होता है। तो साथियों यह फैक्ट जो है आप याद रखेंगे कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास है और यह भारत में हिमालय के सबसे पश्चिमी भाग नंगा पर्वत के पास से प्रवाहित होती है और इसकी लंबाई कुल 2880 किलोमीटर है और इसका मुहाना अरब सागर यानी कि यह अरब सागर में गिरती है। इसकी सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, काबुल तथा स्वात नदियां हैं। अब दोस्तों जो है गंगा रिवर सिस्टम से हम यह प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि निम्न अनुक्रम में वह कौन सी नदी घाटी है जिसका भारत में सबसे ज़्यादा यानी कि व्यापक रूप में विस्तार है? नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि गंगा नदी का जो है सबसे ज़्यादा व्यापक विस्तार है। गंगा नदी घाटी का भारत में सबसे ज़्यादा यानी कि व्यापक रूप से विस्तार है और यह भारत की सबसे लंबी है यानी कि यह जो भारत में बहने वाली यानी कि किसी और देश में नहीं ओनली भारत में यह नदी बहती है और यह जो है भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो साथियों गंगा नदी की लंबाई याद करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि यह जो डिजिट है 2525 इसको है आप जो आसानी से याद रख सकते हैं। अब जो है दूसरा फैक्ट है कि इसका उद्गम गंगोत्री यमुनोत्री से होता है। उद्गम स्थल पर इस नदी को भागीरथी कहा जाता है और इसमें अलकनंदा नदी के शामिल होने के बाद यह गंगा कहलाती है। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे कि कौन से ग्लेशियर से भागीरथी उत्पन्न होती है? सियाचिन, गंगोत्री, मिलाम और सोना ग्लेशियर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी जो है उत्पन्न होती है। भागीरथी नदी गोमुख स्थान से 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद यानी कि ग्लेशियर से निकलती है और यह स्थान उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में है। टिहरी बांध इसी नदी पर बनाया गया है और भागीरथी नदी को किरात नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं भारत के प्रमुख ग्लेशियर कौन से हैं। तो जेमू ग्लेशियर है वह सिक्किम में पड़ता है, मिलाम उत्तराखंड में, रूपल कश्मीर में, सियाचिन जो है काराकोरम में और सोना पानी जो ग्लेशियर है वह हिमाचल प्रदेश में मिलता है। सुंदरी वृक्ष टिकाऊ इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं और यह वृक्ष किस नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और गंगा ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष की लकड़ी जो है वह पाई जाती है। सुंदरी वृक्ष टिकाऊ इमारती लकड़ी प्रदान करती है। यह वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरी का पेड़ गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा में उगने वाला हेलोफाइट पौधा है। यह समुद्र के किनारे की नमकीन मिट्टी में उगने वाला पौधा है और सुंदरी वृक्ष मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं।
हुगली नदी किसकी एक भुजा है, यानी किसकी एक तरह से कह सकते हैं सहायक नदी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि गंगा नदी तंत्र का हिस्सा जो है वह हुगली नदी है। हुगली नदी गंगा नदी की एक शाखा के रूप में अस्तित्व में है। यह नदी मुर्शिदाबाद के समीप गंगा नदी से अलग होती है, जहां गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है और बांग्लादेश से बहने वाले भाग को पद्मा कहा जाता है और दूसरा भाग हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे कि द सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है, असम, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि पश्चिम बंगाल। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर समुद्र के किनारे स्थित है। यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश में अवस्थित है और इस डेल्टा में सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है जो कि टिकाऊ इमारती लकड़ियां प्रदान करता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 66 देखेंगे कि बांग्लादेश में तुरंत प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से यानी कि किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री यानी कि उत्तराखंड में है और यह भारत तथा बांग्लादेश में मिलाकर कुल 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और इसकी प्रमुख सहायक नदी यमुना, रामगंगा, घाघरा, ताप्ती, गंडक और कोसी हैं। हुगली नदी भारत के किस राज्य में बहती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया स्थान के पास गंगा नदी दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। भागीरथी नदी गिरिया से दक्षिण की ओर बहने लगती है, जबकि पद्मा जो है वह दक्षिण पूर्व की तरफ बहती फरक्का बैराज से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मुर्शिदाबाद शहर से हुगली शहर तक गंगा का नाम भागीरथी तथा हुगली शहर से मुहाने तक गंगा का नाम हुगली नदी है। हुगली नदी कोलकाता, हावड़ा तथा सुंदरवन के भारतीय भाग से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब दोस्तों हम यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, सांगपो, पद्मा, दिहांग और जमुना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो यह फैक्ट आप याद रखेंगे कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगपे और चीन में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है जहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र के कितने नाम हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग और तिब्बत में यारलुंग जांगपो और चीन में यारलुंग सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। निम्न में से किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि ब्रह्मपुत्र को ही तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर लंबी हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है। तिब्बत में यह सांगपो के नाम से जानी जाती है और यह नमचा बरवा पर्वत के निकट अरुणाचल प्रदेश के दिहांग दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग अथवा दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में दिबांग और लोहित नदी इसके बाएं किनारे से आकर मिलती हैं, यानी कि दिबांग और लोहित असम में इसके बाएं किनारे से आकर मिलती हैं। इसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और धुबरी और गोलपाड़ा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों यहाँ पर हम दक्षिण भारत की नदियों से जो संबंधित प्रश्न पूछे गए उनको यहाँ पर देखते हैं कि दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और तापी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है, जबकि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। साथियों इन फैक्ट्स को आप जो है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए और क्लियर कर लीजिए कि गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है, जबकि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है।
तो अब आप जो है कि आपसे यह प्रश्न कभी गलत नहीं होगा और अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं और जब दक्षिण भारत की गंगा से प्रश्न पूछा जाता है तो वह कावेरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा तथा मंजीरा जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे कि अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे से कौन सी नदी निकलती है? दामोदर, ताप्ती, नर्मदा और सोन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे से निकलती है और यह नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाले सबसे बड़ी नदी है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। इस पठार क्षेत्र में विंध्य, सतपुड़ा एवं मैकाल पर्वत श्रृंखलाएं मिलती है। अमरकंटक पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियों में नर्मदा, सोन व जोहिला नदी है। अब साथियों प्रश्न नंबर 72 देखेंगे कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? अमरकंटक पठार के पश्चिम किनारे, महाबलेश्वर के निकट सह्याद्री में, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में और जिला नासिक में। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि महाबलेश्वर के निकट सह्याद्री में। व्याख्या देखेंगे कि कृष्णा नदी जो है वह दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली नदी है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट सह्याद्री है तथा यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा नगर बसा हुआ है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सी पहाड़ी है? अमरकंटक का पठार, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, त्रयंबक पहाड़ियाँ और नासिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। यह कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है और इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। शिमसा, हेमावती, भवानी इसकी उपनदियां हैं। तो हम कह सकते हैं कि कावेरी की जो सहायक नदियां हैं वो उस शिमसा, हेमावती, भवानी इसकी उपनदियां हैं। तो दोस्तों आप जो है यह प्रैक्टिस सेट आप देख रहे होंगे, तो आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है और यह प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। साथियों यहाँ पर जो एग्ज़ाम फर्स्ट यानी कि मेरे द्वारा पढ़ाने का तरीका है, तो मैं यह कोशिश करता हूँ कि आपको जो है एक ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड किया जाए और ऐसे कंटेंट प्रोवाइड किया जाए जो आपको सीधे जो है एग्ज़ाम हॉल में दिखाई दें। क्योंकि साथियों मेरी यह कोशिश रहती है कि मैं आपको दूध से पूरा मक्खन निकाल कर दूँ, ताकि आपको जो एग्ज़ाम हॉल में सीधे जो है यह प्रश्न इसी तरह आपको देखने को मिलेंगे। यह सारे प्रश्न जो है वो सभी प्रश्न किसी न किसी रूप में परीक्षाओं में पूछे गए हैं और साथियों जो इनकी व्याख्या है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी साथी जो है सीरियसली पढ़ाई करिएगा और वीडियो को पूरा शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी जो है आपको इन प्रैक्टिस सेटों का यानी इन जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट का आपको फ़ायदा होगा। और व्याख्या को साथियों आप जो है अपने दिल से लगा कर रखिएगा। प्रश्न भले छूट जाए लेकिन आप व्याख्या को मत छोड़िएगा, तभी जो है आप अच्छा कर पाएंगे। तो आइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? महानदी, कावेरी, कृष्णा और नर्मदा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि नर्मदा। आइए व्याख्या देखते हैं कि नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है जो अरब सागर में गिरती है। यह नदी मैकाल पठार की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश तथा गुजरात से होते हुए भड़ौच के निकट खंभात की खाड़ी यानी खंभात की खाड़ी इसका जो है मुहाना है और यह नदी भारत की सबसे बड़ी एस्चुअरी का निर्माण करती है। यानी कि यह नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यह नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो वह नर्मदा नदी है। अन्य प्रमुख नदियों को यहाँ पर देखेंगे कि माही नदी निम्नलिखित में से किसमें गिरती है? खंभात की खाड़ी, कच्छ का मैदान यानी कि रन ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि खंभात की खाड़ी में महानदी जो है वह गिरती है। माही नदी। माही नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है, जबकि इस नदी का मुहाना खंभात की खाड़ी में है और यह राजस्थान की 12 मासी नदी है। तो कौन सी नदी? माही नदी।
महानदी अलग है और माही नदी अलग है। किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? दिबांग, चिनाब, लोहित और ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि चिनाब पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है और यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बक्कल और कौड़ी के बीच बनाया गया है। 1.3 किलोमीटर लंबे इस रेल ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई जो है 359 मीटर है। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? कोसी, यमुना, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। कोसी नदी 7 धाराओं से मिलकर बनी है और यह बिहार के काढ़ा गोला नामक स्थान पर भागलपुर के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। यह नदी बिहार में बाढ़ का कारण बनती है और बाढ़ के कारण उत्पन्न विभीषिका के कारण इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गोवा की 2 प्रमुख नदियों में से एक मांडवी है और दूसरी कौन सी है? पोनानी, जुआरी, पाम्बा और शरावती। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वो विकल्प यहाँ पर जुआरी नदी, यानी कि एक तो गोवा की प्रमुख नदी मांडवी है और दूसरी कौन सी है? जुआरी नदी। आइए व्याख्या देखेंगे साथियों। तो यहाँ पर देखेंगे कि जुआरी और मंडोवी गोवा की 2 प्रमुख नदियाँ हैं। जुआरी नदी गोवा की सबसे बड़ी नदी है और यह एक ज्वारीय नदी है। शरावती कर्नाटक राज्य में बहने वाली नदी है। पेन्नार और पंबा नदियाँ केरल राज्य में बहने वाली नदियाँ हैं। विश्व में सर्वाधिक विशाल नदी मुख भूमि कहाँ पर है? तो मिसिसिपी नदी भूमि, नील नदी मुख भूमि, गोदावरी नदी मुख भूमि और गंगा नदी मुख भूमि। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि गंगा डेल्टा जो है वह विशाल नदी मुख भूमि है। व्याख्या देखेंगे। जब किसी नदी के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद जमा हो जाते हैं तो उसे डेल्टा कहते हैं। यह त्रिकोणीय आकृति का होता है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा से बनता है। निम्नलिखित में से भारत में कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है? गोदावरी, स्वर्णरेखा, बैगई और लूनी नदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि लूनी नदी जो है वह पश्चिम दिशा की ओर बहती है। प्रश्न में दी गई नदियों में से लूनी नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ नर्मदा और ताप्ती हैं। नर्मदा और ताप्ती यह जो है पश्चिम की ओर बहती हैं। लूनी नदी अजमेर के निकट अरावली पर्वत के पश्चिमी ढलानों से निकलती है जहाँ इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है और यह नदी गुजरात राज्य के कच्छ के रण के पश्चिमोत्तर भाग की बंजर भूमि में विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है यह बताना है, यानी कि पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। सोन का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है और इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खरगोना जिले स्थित नर्मदा नगर में नर्मदा नदी की एक बहु परियोजना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको यह बताना है कि सत्य नहीं है। तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब प्रश्न में नकारात्मक चीज़ें बताई जाए तो आपको विशेष सावधानी बरतना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प डी यानी कि पेनगंगा दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है और यह नदी गोदावरी की सहायक नदी है। सोन नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पठारी भाग से है, यह भी सही है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है और यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी। अतः विकल्प डी अभिष्ट उत्तर होगा, यानी कि यह जो है इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित न होकर खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। अब साथियों नदियों के किनारे स्थित शहर से प्रश्न हम देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 82 देखेंगे कि आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि आगरा और जो मथुरा शहर है वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा जमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा में ताजमहल, जसवंत की छतरी, एतमा उद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा, गुरु का ताल गुरुद्वारा, लाल किला आगरा स्थित है जो मध्यकालीन भारत की समृद्ध स्थापत्य कला को दर्शाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? कानपुर, कोलकाता, भागलपुर और लखनऊ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि लखनऊ जो है वह गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। लखनऊ शहर गंगा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा नदी उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री यमुनोत्री के गोमुख से निकलती है। कानपुर, भागलपुर, कोलकाता गंगा की सहायक हुगली नदी के तट पर गंगा नदी के तट पर बसे शहर हैं और गंगा नदी के तट पर बसे अन्य प्रमुख शहर हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, उत्तरकाशी प्रमुख है। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार कोलकाता को लेकर कन्फ्यूजन होगा, परंतु यहाँ पर देखा जाए तो कोलकाता जो है वह गंगा की सहायक नदी हुगली के किनारे स्थित है, परंतु जो लखनऊ है वह गोमती नदी पर स्थित है जो एक अलग नदी है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सटीक उत्तर होगा वह विकल्प डी यानी कि लखनऊ। प्रश्न नंबर 84 देखेंगे कि काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? यमुना, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि गंगा नदी। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। इसे हिंदू धर्म के सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी इसे पवित्र स्थान माना जाता है। गंगा नदी उद्गम उत्तराखंड में गोमुख ग्लेशियर से निकलती है जहाँ इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत के 4 राज्य यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कुल 28 जिलों से होकर के बहती हैं। प्रश्न नंबर 85 देखेंगे मित्रों कि इनमें से कौन सा भारत का एक महानगर है? यानी कि मुंबई, पुणे, नई दिल्ली और ये सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि ऑल ऑफ दीज। पुणे, मुंबई, नई दिल्ली भारत के महानगरीय क्षेत्र हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले कुल 53 शहरी समूह हैं जिसे महानगरीय श्रेणी में रखा जाता है। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन में महानगरीय क्षेत्र को 10 लाख या 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र जो एक या अधिक नगर पालिकाओं के अंतर्गत आता हो और 2 या अधिक नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों या अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों से मिलकर के बना हो। अब साथियों प्रश्न नंबर 86 देखेंगे यहाँ पर कि भारत में नदी घाटी परियोजनाएं यानी कि गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो यहाँ पर मिर्ज़ापुर, देवप्रयाग, मिर्ज़ापुर पिपरी, झांसी, बेतवा, बुलंदशहर, नरौरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि मिर्ज़ापुर पिपरी। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है। उसका जलाशय क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। वह सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर अवस्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। प्रश्न नंबर 87 देखेंगे कि हीराकुंड नदी परियोजना बाढ़ नियंत्रण तथा पानी के संरक्षण को संगठित करता है। तो यह किस नदी पर है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि महानदी। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण तथा पानी के संरक्षण को संगठित करता है। यह बांध ओडिशा में स्थित है जिसे 1957 में निर्मित किया गया था और यह संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है और इस बांध के पीछे बना विशाल जलाशय एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है और महानदी का उद्गम रायपुर छत्तीसगढ़ के समीप धमतरी जिले में स्थित सिंघावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। तो महानदी का उद्गम जो है आपको याद रखना है कि यह सिंघावा नामक पर्वत श्रेणी से महानदी का उद्गम हुआ है जो कि छत्तीसगढ़ में है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी, गोमती, घाघरा और कोसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि भागीरथी। टिहरी बांध भागीरथी और बिलंगाना नदियों पर उत्तराखंड राज्य में बनाया गया है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि नागार्जुन सागर बांध वह कृष्णा नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में स्थित है। बाकी हीराकुंड बांध परियोजना महानदी में, टिहरी बांध जो है वह भागीरथी नदी पर और नर्मदा सागर जो है वह नर्मदा नदी पर बनी हुई बांध परियोजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश का धनरौल बांध किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह बताना है। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह
विकल्प ए यानी कि घग्गर नदी पर उत्तर प्रदेश का धनरौल बांध जो है वह निर्मित है। तो आइए व्याख्या में देखेंगे कि धनरौल बांध घग्गर नदी पर निर्मित है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसके जल से निकटवर्ती जिले यानी कि मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र में सिंचाई की जाती है। घग्गर नदी पर बनने की वजह से इसे घग्गर बांध भी कहा जाता है। गोविंद सागर जलाशय पंजाब में किस नदी पर है? सतलज, सोन, रिहंद और चिनाब। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि गोविंद सागर जलाशय जो है वह पंजाब में सतलज नदी पर अवस्थित है। गोविंद सागर जलाशय सतलज नदी पर है और इसका नाम गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु के सम्मान में रखा गया है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के ऊना और बिलासपुर जिलों में स्थित एक जलाशय है। गोविंद सागर को 1962 में एक जल पक्षी सुरक्षित आश्रय के रूप में घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 92 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तीस्ता ऊर्जा हाइड्रो पावर परियोजना लगाने के लिए प्रस्तावित है? ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि सिक्किम। हिमालयी राज्य सिक्किम में 2017 की शुरुआत में 1200 मेगावाट की तीस्ता स्टेज 3 परियोजना शुरू हुई, जो इस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। यह परियोजना तीस्ता नदी पर विकसित की गई है और इसका स्वामित्व तो तीस्ता ऊर्जा के पास है। तीस्ता 4 जल विद्युत परियोजना 520 मेगावाट की होगी और इस परियोजना का निर्माण कार्य 2027 से शुरू होगा। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि झेलम। तो यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप जो है इसको एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे आपने ताजमहल का नाम सुना है, तो ताज यानी कि तुलबुल परियोजना, जो यानी कि झेलम या झेलम से आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो देखेंगे कि तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है और यह जम्मू कश्मीर के वुलर झील के मुहाने पर स्थित है। यह जम्मू कश्मीर के लोगों के माल परिवहन और आवागमन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है? मैथन बांध, मुल्ला पेरियार बांध, हीराकुंड बांध और भाखड़ा नंगल बांध। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आइए हम यहाँ पर जो है कि देखते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह विकल्प डी यानी कि हिमाचल प्रदेश में बनाया गया बांध कौन सा है? वह विकल्प डी यानी कि भाखड़ा नांगल बांध। दोस्तों यहाँ पर व्याख्या देखेंगे कि भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है जो सतलज नदी पर बनाया गया है। यह संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और बिजली उत्पादन है। यह बांध पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश में बिजली व पानी की आपूर्ति करता है। ठीक है, आपूर्ति करता है। कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि कर्नाटक में। तो यहाँ पर व्याख्या देखेंगे कि कृष्णराज सागर बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी योजना पर कार्य व निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1932 में शुरू किया था। इस बांध से कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्था नदियाँ आपस में मिलती हैं और इस बांध की लंबाई 2621 मीटर और ऊंचाई 39 मीटर है। अब अगला प्रश्न देखेंगे कि तेलंगाना राज्य में स्थित नागार्जुन सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो गोदावरी, कावेरी, पेन्ना और कृष्णा। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी नागार्जुन की बात आएगी तो अर्जुन के साथ आपने देखा था महाभारत में कौन था? कृष्ण थे। तो जब भी नागार्जुन की बात आएगी तो वहाँ पर कृष्णा होगा, न कि कावेरी। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है कृष्णा और कावेरी को लेकर, परंतु यहाँ पर जब अर्जुन की बात आएगी तो यहाँ पर कृष्णा नदी आएगी। नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है और यह जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। इस बांध से निर्मित नागार्जुन सागर झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। प्रश्न नंबर 97 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि झारखंड और पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद वीरभूमि जिले में स्थापित की गई परियोजना है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल हैं। ठीक है, यहाँ पर झारखंड और पश्चिम बंगाल हैं, दो राज्य जो हैं इससे लाभान्वित हो रहे हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर नकारात्मक चीज़ें पूछी गई, तो आप जो है विशेष सावधानी बरतेंगे। जल प्रदूषण को कम करना, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और आंतरिक नौचालन। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि जल प्रदूषण को कम करना, यह जो है उद्देश्य नहीं है। अब क्यों नहीं है पूरा यहाँ पर देखेंगे। भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, आंतरिक नौ संचालन, सिंचाई आदि है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि यह कोटेशन किसने बोला था कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है वो आधुनिक भारत का मंदिर है? तो इसे जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दार्जिलिंग में 1897 में शुरू की गई थी और कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना 1902 में शुरू की गई, जो कि प्रथम बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना थी। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना बेतवा नदी पर बनाई गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि माता टीला बांध जो है वह बेतवा नदी पर बनाया गया है। माता टीला बांध का निर्माण 1957 ईस्वी में बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से किया गया। इस बहुउद्देशीय परियोजना से मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, जिसमें बुंदेलखंड का क्षेत्र जैसे कि झांसी, जालौन, ग्वालियर, हमीरपुर आदि लाभान्वित होता है। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा नदी बांध है? नागार्जुन सागर, भाखड़ा, हीराकुंड और सरदार सरोवर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि हीराकुंड बांध जो है वह सबसे लंबा नदी बांध है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह संभलपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी ऊंचाई लगभग 61 मीटर है एवं कुल लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर है तथा मुख्य बांध की लंबाई 4801 मीटर है। यहाँ पर क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड रेन यानी कि भारत की जलवायु एवं वर्षा से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? गुवाहाटी, सिलचर, मौसिनराम और चेरापूंजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मौसिनराम। मेघालय के पूर्व खासी पहाड़ी जिले का मौसिनराम गांव विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मौसिनराम में एक वर्ष में 10,000 mm से अधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी मौसिनराम में अत्यधिक वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा समर्थित पर्वतीय स्थिति के कारण होती है। तो यहाँ पर चेरापूंजी और मौसिनराम दोनों दिया है, तो इसका जो सटीक यानी कि सबसे जो उचित विकल्प है वह विकल्प सी यानी कि मौसिनराम। मानसून पूर्व की जिन बौछारों से आम जल्दी पक जाते हैं उन्हें आम्र बौछार कहा जाता है और ये कहाँ पर होती हैं? यानी कि राजस्थान और गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और कर्नाटक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि केरल और कर्नाटक। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भारत में शीतकाल में बरसात होने का मुख्य कारण क्या है? यानी कि आगे की ओर बढ़ता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, काल बैसाखी और उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों में पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है और यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। उसके कारण शीतकाल में मैदानों में यानी कि उत्तरी भारत में वर्षा होती है और तथा पर्वतों पर हिमपात होता है। इस वर्षा को स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है और ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। शीत और शुष्क अपतट जो कि पूर्वोत्तर मानसून लाकर किस तट पर बारिश करते हैं? कोरोमंडल, मालाबार, दक्कन और तिब्बती पठार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि कोरोमंडल समुद्री तट पर बारिश होती है। शीत और शुष्क अपतट जो कि पूर्वोत्तर मानसून लाकर कोरोमंडल समुद्री तट पर बारिश करता है। उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी उठाती हैं। इन हवाओं को कोरोमंडल तट पर पहाड़ों द्वारा अवरुद्ध किया जाता है और पूर्वी घाटों द्वारा निर्मित अवरोध के कारण कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। काल बैसाखी नामक स्थानिक आंधी जो कि ओले के साथ तीव्र हवाएं मूसलाधार वर्षा ले आती हैं, भारत के किस प्रांत में ऐसी वर्षा होती है? थार रेगिस्तान, मध्य प्रदेश, खासी पहाड़ियाँ, पश्चिमी बंगाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी नामक स्थानिक आंधी जो कि ओले के साथ तीव्र हवाएं मूसलाधार बारिश ले आती हैं। काल बैसाखी पश्चिमी बंगाल में बैसाख यानी कि अप्रैल के महीने में आने वाला स्थानीय तूफान है। निम्नांकित में से वह कौन सा स्थान है जहां पर मानसून की भारी बारिश होती है? तो आइए देखते हैं कि इन विकल्पों को। पश्चिमी घाट, खासी पहाड़ियाँ, गंगा घाटी और दक्कन का पठार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि खासी पहाड़ियाँ। खासी पहाड़ियाँ पर मानसून की भारी वर्षा होती है। मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले के मासिनराम गांव में विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी मासिनराम में वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा समर्थित पर्वतीय स्थिति के कारण होती है। प्रश्न नंबर 107 देखेंगे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र निम्न वर्षा का क्षेत्र नहीं है? ले, पश्चिमी घाट की पवनाभिमुख दिशा, सह्याद्री का पूर्व और दक्षिण प्लेटों का अंतः क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि पश्चिम घाट का पवनाभिमुख दिशा जो है यह निम्न वर्षा का क्षेत्र नहीं है। पश्चिम घाट का पवनाभिमुख क्षेत्र उच्च वर्षा का क्षेत्र है जहाँ पर लगभग 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि ले, सह्याद्री का पूर्व और दक्षिण प्लेटों यानी दक्कन प्लेट का अंतर क्षेत्र निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत में जलवायु और संबद्ध मौसमों की स्थिति इनमें से किस वायुमंडलीय स्थितियों पर निर्भर नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पूर्वी चक्रवातीय विक्षोभ। किसी स्थान अथवा देश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब तथा पवनों की दिशा व वेगों का अध्ययन व विश्लेषण जलवायु कहलाता है। तो साथियों यहाँ पर हमने जलवायु की जो है परिभाषा देखी कि किसी स्थान अथवा देश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों की दिशा व वेग का अध्ययन व विश्लेषण जलवायु कहलाता है। संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है तथा इसमें जेट स्ट्रीम, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी दोलन, एल नीनो, ऊपरी वायु परिसंचरण आदि भारत में जलवायु और संबंध मौसम के कारण है, जबकि पूर्वी चक्रवातीय विक्षोभ भारतीय जलवायु और संबंध मौसम से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में हिमालय का कौन सा वृष्टि संचय क्षेत्र है? यानी कि दार्जिलिंग, लद्दाख, शिमला और शिलांग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि लद्दाख। हिमालय का लद्दाख क्षेत्र वृष्टि संचय क्षेत्र है। वह क्षेत्र जो किसी पर्वत की पवनाभिमुख ढाल पर पड़ता है वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है और भारत में पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश का प्रमुख उदाहरण है। समुद्र से आने वाली हवाएं या मानसूनी हवाएं पर्वत के सामने वाले ढाल से टकराकर पवन सम्मुख ढाल पर तो अत्यधिक वर्षा करती हैं, परंतु मानसूनी हवाएं पवनाभिमुख ढाल पर बहुत ही कम वर्षा करती हैं या बिल्कुल वर्षा नहीं करती हैं। प्रश्न नंबर 110 देखेंगे दोस्तों कि दक्षिण भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? विकल्प ए यानी कि तापमान वार्षिक परिसर यानी कि रेंज कम है, तापमान का दैनिक परिसर रेंज कम है, पूरे वर्ष तापमान उच्च रहता है और जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस आर फाउंड यानी कि अत्यंतिक जलवायु दिशाएं पाई जाती हैं, यही जो है सही नहीं है। दक्षिण भारत के संदर्भ में अत्यंतिक जलवायु दशाएं पाई जाती हैं, यह विकल्प सही नहीं है। दक्षिण भारत का तापमान और आर्द्रता आमतौर पर साल भर उच्च रहता है और यहाँ तापमान की वार्षिक सीमा 19 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच है। दक्षिण भारत में केवल मामूली मौसम बदलाव का अनुभव होता है। तो यहाँ पर हम यह नहीं कह सकते कि दक्षिण भारत में एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन पाया जाता है। अब दोस्तों भारत की मिट्टियों से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ साथी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं अगर वो अभी देख रहे हैं तो अभी जो है देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डुअल लैंग्वेज में जो है वह प्रश्नों को लिखा गया है। तो उत्तरी मैदानी इलाके का सबसे विशाल भाग पुराने जलोढ़क प्रकार का है और ये भाग वेदिका जैसा नमूना प्रदर्शित करता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। उत्तरी मैदानी इलाके का सबसे विशाल भाग पुराने जलोढ़क प्रकार का है। ये भाग वेदिका जैसे नमूना प्रदर्शित करता है, जिसे बांगर नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है और इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। प्रश्न नंबर 112 देखेंगे कि नदियों द्वारा बहाकर लाई एवं जमा की गई मिट्टी कहलाती है मिश्रोड, जलोढ़ यानी कि एल्यूवियल, वातोड और ग्लाइकियल।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। नदियों द्वारा बहाकर लाई एवं जमा की गई मिट्टी जो है वह जलोढ़ मिट्टी कहलाती है और ये मृदाएं उत्तरी मैदानी और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। सामान्यतः इनमें पोटाश की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। जलोढ़ मृदाओं पर ग्रहण कृषि की जाती है। नवीन जलोढ़ को खादर तथा पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। तो यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो जलोढ़ को जो नवीन जलोढ़ होती है उसको खादर और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। अब साथियों प्रश्न नंबर 113 देखेंगे कि काली मिट्टी कपास के लिए आदर्श मानी जाती है, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? खादर, बांगर, कंकर और रेगुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि काली मिट्टी जो कि कपास के लिए आदर्श मानी जाती है उसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी कपास के लिए आदर्श मानी जाती है, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है और अपनी उच्च नमी भंडारण क्षमता के कारण उच्च कृषि पैदावार कर सकती है। काली मृदा लौह तत्व चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है और यह वैश्विक मृदा का 5.6% है। लैटेराइट मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? लौह अयस्क, नाइट्रोजन, चूना और धरण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि लौह अयस्क की मात्रा अधिक होती है। लैटेराइट मिट्टी में लौह अयस्क की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी के ऊपरी परत में एल्यूमिनियम व आयरन के ऑक्साइड होने के कारण यह मृदा ईंट जैसी लाल रंग की होती है और यह मृदा रबड़ और कॉफी के लिए अच्छी मानी जाती है। लैटेराइट मृदा का विकास उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों तथा मानसूनी प्रदेशों में होता है। प्रश्न नंबर 115 देखेंगे दोस्तों कि काली मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी होती है? नाइट्रोजन तथा फास्फोरस, चूना, लोहा, पोटाश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि नाइट्रोजन तथा फास्फोरस। काली मृदा लौह तत्व चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी होती है। काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है, तो यह जो है आप याद रखेंगे। इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इस मिट्टी में कपास की खेती अत्यधिक होती है। भारत में यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। किस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। इस मिट्टी में पोटाश एवं चूने की बहुलता होती है और यह भारत की सबसे उर्वर मृदा है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलें उगाई जाती है और जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती हैं। तो जो जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है उसमें पहला बांगर और खादर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको जो है खादर कहा जाता है। साथियों यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए आपसे कुछ कहना चाहूँगा। तो साथियों यहाँ पर हमने करीब करीब 1 से सवा घंटे में जो है कि 115-16 प्रश्नों को यहाँ पर कवर कर लिया। तो साथियों मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल ही आपके लिए सबसे अच्छा है और आप सिर्फ यहीं पर पढ़ाई करो। आप जो है कहीं भी किसी भी चैनल पर आप पढ़ाई करो, लेकिन एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल में एक क्वालिटी यह रहेगी कि यहाँ पर आपको कोशिश किया जाएगा कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट जो है वो अभी लिखित फॉर्मेट में आपको दिया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सारे चैनल्स ऐसे हैं जो आजकल आपने देखा है कि यूट्यूब पर जो अध्यापकों की बाढ़ सी आ गई है, बच्चों से ज़्यादा अध्यापक हो गए हैं। तो यहाँ पर कुछ चैनल्स जो बड़े चैनल हो गए हैं वह क्या करते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन 1 से 1.5 घंटे में जो है कि वह आपको सॉल्व करवाते हैं। तो उनसे जो है उनको वॉच टाइम और लाइक और सब्सक्राइब मिलता है, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया जो है एक वर्चुअल दुनिया है और यहाँ पर रियलिटी से बहुत ज़्यादा जो है कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सीधे लोगों को व्यूज़, लाइक और वॉच टाइम चाहिए, जिससे जो है उनके पैसे बनते हैं। तो साथियों यह आप सब जरूर जानते होंगे, तो आपको क्या सही है क्या गलत है यह आपको निर्णय करना है। लेकिन साथियों एग्जाम फर्स्ट चैनल पर यह पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो है कम समय में ज़्यादा कंटेंट लिखित फॉर्मेट में दिया जाए, ताकि जो है आप जो है एग्जाम में अच्छा कर पाएँ। तो आइए साथियों फिर शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 117 को कि कपास की उपज किस मृदा में सबसे उत्तम होती है? लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा और लैटेराइट मृदा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि काली मृदा। कपास की फसल के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त जलोढ़, लाल रेतीली, दोमट तथा चिकनी मिट्टी भी उपयुक्त होती है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात एवं महाराष्ट्र में होता है।
प्रश्न नंबर 118 देखेंगे कि निम्नलिखित में से वह कौन सी पद्धति है जो कि मृदा संरक्षण के लिए शुष्क क्षेत्रों में प्रभावी रही है। घासपात, आश्रय घेरा, अवनालिका, मुंहबंदी और वेदिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि शेल्टर बेल्ट यानी कि आश्रय घेरा। शुष्क क्षेत्रों में तेज हवाओं की गति से मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए मृदा संरक्षण शेल्टर बेल्ट एक प्रभावी तरीका है। शेल्टर बेल्ट पेड़ों या झाड़ियों की एक श्रृंखला है जो खेतों से सटाकर क्षैतिज रेखा यानी कि बाड़ के रूप में उगाया जाता है। लवणीय मिट्टी यानी कि मृदा से वापस लाई जा सकती है। तो रासायनिक सुधार के द्वारा खाद या द्रव गुजारने की वृद्धि और अनुकूलक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि द्रव गुजारने की विधि। लवणीय मृदा के सुधार के लिए द्रव गुजारने की विधि अथवा जल निकास की विधि में जिप्सम का प्रयोग लिंचिंग की क्रिया के लिए किया जाता है। जिप्सम के उपयोग से किस प्रकार की मृदा में सुधार किया जाता है। अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा और जलीय मृदा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि क्षारीय मृदा। जिप्सम के उपयोग से क्षारीय मृदा में सुधार किया जाता है। जिप्सम मिलने से मिट्टी में पोषक तत्वों खासकर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम तथा सल्फर की उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है और जिप्सम मिट्टी में कठोर परत बनाने से रोकता है तथा मृदा में जल प्रवेश को बढ़ाता है। अगला प्रश्न 121 की जल आकारिक यानी कि हाइड्रोमॉर्फिक मिट्टी उदाहरण है किसका। घास स्थली मिट्टी का, चेरनोजम मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का और पॉटजॉल मिट्टी का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि घास स्थली मिट्टी का उदाहरण जो है वह हाइड्रोमॉर्फिक मिट्टी है। जल आकारिका घास स्थली मिट्टी का उदाहरण है और यह मिट्टी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ जल निकासी दलदली क्षेत्र की तुलना में बेहतर होता है और यह मिट्टी ह्यूमस की एक पतली परत से ढकी रहती है जो घास की वृद्धि में सहायक होती है। प्रश्न नंबर 122 देखेंगे कि मृदा क्षरण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक कम करने वाला है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि क्रॉप रोटेशन मेथड यानी कि फसल चक्रानुक्रम पद्धति। मृदा क्षरण को निम्नलिखित में से फसल चक्र पद्धति द्वारा कम किया जा सकता है तथा मृदा का अत्यधिक दोहन, रासायनिक उर्वरकों की अधिकता तथा अत्यधिक सिंचाई मृदा की गुणवत्ता को कम करते हैं। प्रश्न नंबर 123 देखेंगे कि कपास के लिए काली मृदा कहाँ पाई जाती है। ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। कपास के लिए काली मृदा मुख्यतः महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। काली मृदा को लावा मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि यह दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों की अपक्षय अर्थात टूटने फूटने से निर्मित हुई मिट्टी है। दक्कन पठार के अलावा काली मिट्टी मालवा पठार की भी विशेषता है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। इसमें लौह तत्व, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है लेकिन इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी होती है। प्रश्न नंबर 124 देखेंगे दोस्तों कि मृदा अम्लता को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। चूना पत्थर, जस्ता, नाइट्रोजन और आयरन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि चूना पत्थर। मृदा अम्लता को सुधारने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। चूना में मुक्त कैल्शियम आयनों और कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2O यानी कि वाटर और हाइड्रोजन आयनों के संयोजन से मिट्टी की अम्लता को संशोधित करता है और कार्बन एसिड CO2 गैस और H2O बनाने के लिए अलग हो जाती है जिससे मिट्टी को हाइड्रोजन आयनों से मुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 125 देखेंगे कि सामान्यतः लोम मिट्टी में किसका बराबर भाग होता है। मिट्टी और खाद, बालू गाद यानी कि सिल्ट और क्ले, बालू और क्ले, बालू गाद और गोबर या पत्तियों की खाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि बालू गाद, सिल्ट और क्ले। लोम यानी कि दोमट एक प्रकार की मिट्टी है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नया शब्द आपको देखने को मिला कि लोम जो है दोमट का ही नाम है और यह एक प्रकार की मिट्टी है जो फसलों के लिए अत्यंत उर्वरक होती है। इस मिट्टी में बालू गाद यानी कि सिल्ट और क्ले की मात्रा लगभग बराबर होती है। इस मिट्टी में पानी तथा वायु के प्रवेश होने के कारण फसलों के लिए उर्वर होती है। डोलोमाइट पाउडर की प्रयुक्ति कुछ कृषि भूमि पर की जाती है और इसका प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है। मृदा में नाइट्रोजन तत्वों की वृद्धि, मृदा के पीएच में वृद्धि, मृदा में फास्फोरस तत्व की वृद्धि और मृदा के पीएच में कमी।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि मृदा के पीएच में वृद्धि। डोलोमाइट पाउडर का कृषि में प्रयोग मिट्टी की अम्लता को ठीक करने के लिए किया जाता है और यह मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का घटक है। डोलोमाइट अम्लीय मिट्टी के पीएच मान में वृद्धि करके पौधे के लिए कैल्शियम का अच्छा स्रोत प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 127 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होती है, यानी कि वातोड़ मृदा, मिश्रोडक मृदा, जलोढ़ मृदा और हिमनद मृदा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि कोलोवियम सॉइल यानी कि मिश्रोडक मृदा। मिश्रोडक मृदा यानी कि कोलोबियम सॉइल ढीले असंपीड़ित तलछट जो किसी पहाड़ी के स्लोप यानी ढलान पर जमा कर दिए जाते हैं। इस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है और मृदा में उपस्थित जल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिट्टी के माध्यम से प्रवाहित होता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पंजाब और हरियाणा में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? अति चराई, वनोन्मूलन, खनन और अति सिंचाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि अति सिंचाई। अब क्यों है आइए व्याख्या देखेंगे। पंजाब और हरियाणा में भूमि निम्नीकरण यानी कि डिग्रेडेशन का मुख्य कारण अति सिंचाई यानी कि ओवर इरिगेशन है। अति सिंचाई से मिट्टियों में जल लग जाता है, जिससे मृदा के लवण ऊपरी परत पर आ जाते हैं और जो फसलों के लिए हानिकारक होता है। जल जमाव भारतीय मिट्टियों की मुख्य समस्या है, जो मुख्यतः त्रुटिपूर्ण अपवाह, अत्यधिक वर्षा, भौम जल स्तर के उन्नयन, नहर सिंचित क्षेत्रों में और अधिक सिंचाई के कारण उत्पन्न होती है। तो आप सभी साथी जो भी पूर्वांचल या इधर के बेल्ट से हैं, आप सभी ने देखा होगा कि यहाँ पर जो है ओवर इरिगेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है, जैसे धान में या गेहूं में। तो गेहूं में जो सिंचाई की जाती है, जो धान में सिंचाई की जाती है, तो आप लोग देखते हैं कि वहाँ पूरा खेतों में पानी भर दिया जाता है एक्सेस मात्रा में, जबकि फसल को उतनी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर एक देखा देखी जैसे जो पड़ोसी होता है वह भी देखेगा, तो लोग समरसेबुल जितना जल्दी होता है उतना गड़वाते हैं और अपने खेतों को पूरा जो है कोशिश करते हैं कि वह पानी से भरा रहे। तो इसके कारण जो है वह भूमि का जो है डिग्रेडेशन ही होता है, जबकि उसे उचित कोई लाभ नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 129 देखेंगे कि मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? वनस्पति को हटाकर, जंतुओं द्वारा अतिचारण से, अधिक वृक्षों के रोपण द्वारा और अधिक जंतु उत्पन्न करके। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो है विकल्प सी यानी कि अधिक वृक्षों के रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को कुछ हद तक रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को अधिक वृक्षों के रोपण द्वारा रोका जा सकता है, जबकि वनस्पति को हटाकर, जंतुओं के अतिचारण से तथा अधिक जंतुओं को उत्पन्न करके मृदा अपरदन के यह तो मुख्य कारण है, इससे जो है मृदा अपरदन रुकेगा नहीं। अब दोस्तों हम यहाँ पर जो है टॉपिक 10 यानी कि भारत की वनस्पतियाँ, फॉरेस्ट यानी कि वेजिटेशन ऑफ इंडिया से प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन आर्द्रता, दलदली और नदीमुख मिट्टी द्वारा समर्थित है? मैंग्रोव, फिर यानी कि देवदार, नागफनी और ओक। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि मैंग्रोव। मैंग्रोव वनस्पति आर्द्रता, दलदली और नदीमुख मिट्टी द्वारा समर्थित होती है। रेगिस्तान की रेतीली मिट्टी, कैक्टस और कांटेदार झाड़ियों को सहारा देती है। मैंग्रोव जो है वह लवण कक्ष, ज्वारीय, संकरी, खाड़ी, पंक मैदानों और ज्वार नदों के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। ये वन विभिन्न प्रकार के पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। और 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 3% है। जम्मू और कश्मीर में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन, मैंग्रोव वन और पर्वतीय वन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि पर्वतीय वन पाया जाता है। जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्वतीय वन पाए जाते हैं और जम्मू और कश्मीर राज्य वन संसाधन से भरपूर हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 33% भाग वनों के अंतर्गत है और जम्मू और कश्मीर राज्य के कुछ महत्वपूर्ण वनों में देवदार, विलो, जूनिपर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, एल्म, राख और चिनार शामिल हैं। बृहत्तम वन क्षेत्र वाला भारतीय प्रदेश है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि बृहत्तम वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अब आइए व्याख्या देखेंगे यहाँ पर। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का बृहत्तम वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है, जबकि कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वनावरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य
मिजोरम। यहाँ परसेंटेज के मामले में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। इनमें से कौन से वृक्ष पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के ढलानों पर पाए जाते हैं? तो शहतूत, एकेसिया, तौल और यूफोर्बिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि शहतूत। शहतूत वृक्ष पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के ढलानों पर पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और ये वन बहुत अधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा क्षेत्र का तापमान वर्ष भर अधिकतम रहता है। रबड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों से संबंधित है? सदाबहार, उष्णकटिबंधीय, ज्वार, हिमालयी और टुंड्रा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि सदाबहार उष्णकटिबंधीय जो है वह रबड़ से संबंधित हैं। रबड़ जो है सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का मुख्यतः क्षेत्र दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं। जलवायु परिस्थितियां, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा और 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर औसत वार्षिक तापमान। ये वन वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। हिमालयी वन ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इनका जो मुख्य वृक्ष होता है वह देवदार होता है। टुंड्रा मुख्यतः आर्कटिक क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पेड़ों की वृद्धि ठंडे तापमान और कम बढ़ते मौसमों के कारण बाधित होती है। बंगाल के अरबरी वन में ज़्यादातर हैं, क्या है? टीक, बांस, साल और मैंग्रोव। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि सॉल। बंगाल के अरबरी वन में ज़्यादातर सॉल वन पाए जाते हैं और बंगाल का अरबरी वन उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन श्रेणी के वन है। इनमें प्रायः एक ही प्रजाति के पौधों का प्रभुत्व होता है। भारत का वह राज्य कौन सा है जो कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, यानी कि हरियाणा। हरियाणा राज्य न्यूनतम वन क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है, जिसका वन क्षेत्र 1603 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कुल राज्य क्षेत्रफल का मात्र 3.63% है। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा वर्ष 1987 में वन आवरण का प्रत्येक 2 वर्ष पर आकलन किया जाता है और इसका निष्कर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्ट, यानी कि ISFR में प्रकाशित किए जाते हैं। ISFR 2021 के अनुसार भारत का कुल वन व वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है और सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले राज्य घटते क्रम में, यानी कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा हैं। प्रश्न नंबर 137 देखेंगे कि वह कौन सा प्रमुख व्यावसायिक पौधा है जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में विकसित होता है? सॉल, टिक, रोजवुड और शीशम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह शीशम। शीशम प्रमुख व्यावसायिक पौधा है जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में विकसित होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वन में पाए जाते हैं। ये मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं और यहाँ के प्रमुख पेड़ सागवान, सखुआ, आम, महुआ, बांस और खैर व चंदन है। ये वन आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान होते हैं। सागौन, सखुआ, साल व शीशम की लकड़ियाँ फर्नीचर बनाने के काम में आती हैं।